अ, इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े अधिकारियों, विशेषज्ञों और सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं सारांश वाजपेयी, डब्ल्यूआरआई इंडिया में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं सुश्री गुंजन जैन से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया प्रतिभागियों को इस परिचर्चा से जुड़े नियमों से अवगत करने का कष्ट करें। गुंजन जी। शुक्रिया सारांश। नमस्कार आप सबको। बस कुछ हाउस रूल्स। एक तो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, सो ये रिकॉर्डिंग सर्कुलेट रहेगी। सो जस्ट टू से कि ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑल्दो एक्सपर्ट्स के कोट्स हमने पहले ले रखे हैं, बट मीडिया के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सो जस्ट टू पुट दैट ऑन रिकॉर्ड। दूसरा, अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो प्लीज अपने माइक्स म्यूट पे रखिएगा, ऑफ रखिएगा, क्योंकि जो बोल रहे होते हैं उनको डिस्ट्रैक्शन रहता है। सारे स्पीकर्स के बोलने के बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, हम उसके लिए समय रखेंगे। सो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट में डाल सकते हैं और हम उनको बाद में जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सारांश, बैक टू यू। धन्यवाद गुंजन जी। आज हम सबका यहाँ पर एकत्रित होने का कारण है आईपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता पर एक बहुप्रतीक्षित वैज्ञानिक रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई है, उस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया हमने। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप सबको एक पृष्ठभूमि देना चाहूंगा। आईपीसीसी, जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं और जो कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर शोध करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, इसने दिनांक 28 फरवरी 2022 को यह रिपोर्ट जारी की है। यह शोध आईपीसीसी द्वारा तैयार की जा रही समेकित छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रमुख योगदान देगी। जलवायु परिवर्तन पर शोध करने हेतु आईपीसीसी द्वारा 3 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। पहला वर्किंग ग्रुप जलवायु परिवर्तन से जुड़े भौतिक विज्ञान से संबंधित मूल्यांकन पर बात करता है। दूसरा वर्किंग ग्रुप, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता पर चर्चा करता है। और तीसरा वर्किंग ग्रुप जलवायु परिवर्तन शमन, जिसे हम मिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं, उस पर अपना शोध प्रस्तुत करता है। आज हम वर्किंग टू ग्रुप 2 द्वारा जारी रिपोर्ट के कुछ प्रमुख लेखकों को इस परिचर्चा में लेकर आए हैं और हम उनसे इस रिपोर्ट में भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या उल्लेख किया गया है और जलवायु परिवर्तन को लेकर निकट भविष्य में भारत में किस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं, उन पर हम उनसे विस्तृत में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। मैं अब इस कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने रखना चाहूंगा। इस परिचर्चा में डब्ल्यूआरआई इंडिया के साथ मध्य प्रदेश शासन की जलवायु परिवर्तन हेतु घोषित नोडल एजेंसी एप्को और बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW और क्लाइमेट ट्रेंड्स इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री लोकेन्द्र ठक्कर जी, जो कि राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र मध्य प्रदेश शासन के समन्वयक हैं। और बिहार सरकार की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रारंभिक सत्र के उपरांत हम आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप 2 के प्रमुख भारतीय लेखकों से उनके विचार और योगदान जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं डॉक्टर अंजल प्रकाश जी, डॉक्टर चांदनी सिंह जी और डॉक्टर राजीव पांडे जी। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विशेष रूप से मौजूद हैं श्री हृदय जोशी जी व सुश्री निधि जामवाल जी। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत करता हूं और यहाँ ऑनलाइन व भौतिक रूप से मौजूद प्रतिभागियों का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के प्रारंभिक सत्र को शुरू करते हुए मैं श्री लोकेन्द्र ठक्कर जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। श्री लोकेन्द्र ठक्कर मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग के अंतर्गत स्वशासी संस्था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को में विगत 3 दशकों से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे जलवायु परिवर्तन हेतु मध्य प्रदेश में राज्य समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं।
साथ ही राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी भी हैं। मैं श्री लोकेंद्र ठक्कर जी का को इस सभा में अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा। ठक्कर सर। सारांश धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में काम करने का और विशेष रूप से एप्को में काम करने का सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिला है कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलने लगे। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कि आपने इस कार्यक्रम में हम हमारे साथ मिल करके ये परिचर्चा आयोजित करने का जो निश्चित किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से बिहार सरकार के प्रधान सचिव का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं और वो एक राज्य शासन के इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनके नज़र में, उनकी दृष्टि में इस विषय पर क्या और किया जा सकता है राज्य के स्तर पर, वो जानकारी हमको मिल सकेगी। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ और फिर क्योंकि थोड़ी बैंडविड्थ की समस्या है, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में 4-5 मिनट में कह करके समाप्त करूंगा। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेता हूँ तो मैं उस दिन के अखबार को पढ़ता हूँ और अक्सर मुझे ऐसा होता है, मेरे जो मीडिया के साथी हैं, रदेश हैं, शायद निधि जम्वाल भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी, मुझे उस दिन जरूर कोई ना कोई ऐसी खबर मिल जाती है कि वो उस विषय पे जिस पे मुझे बोलना है उसके लिए मुझे बहुत बड़ा वो सहयोग दे देती है। आज के दैनिक भास्कर की जो पहली खबर है, जो फ्रंट पेज की पहली खबर है, वो कहती है कि मध्य प्रदेश में इस बार मार्च से ही लू चलने के आसार, और ये अनुमान जो है आईएमडी का लगाया हुआ है। और इस खबर के मुताबिक अगले 3 महीनों के दौरान गर्मी के सीजन में इस बार सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। यानी इस बार हीट वेव ज्यादा चलेंगी, गर्मी के दिन ज्यादा होंगे। इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मार्च से ही लू चल सकती है। कहने का तात्पर्य ये कि ये तो इस मौसम का अनुमान है और हम बात कर रहे हैं आईपीसीसी की जो 6वीं आकलन रिपोर्ट है। मुझे ये नहीं मालूम कि इसको मूल्यांकन रिपोर्ट कहना चाहिए या आकलन कहना चाहिए, अनुवाद की हमेशा समस्या रहती है क्योंकि ये असेसमेंट रिपोर्ट है, तो हम लोग मध्य प्रदेश में असेसमेंट का अनुवाद हिंदी में आकलन करते हैं। खैर, आकलन हो, मूल्यांकन हो, जो भी हो, ये रिपोर्ट हमको भविष्य के खतरों के बारे में आगाह करती है। सारांश ने बताया है कि कितनी विस्तृत है रिपोर्ट, कितने सारे अध्ययन किए गए हैं, करीब 200-300 लेखक हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं इस विषय पर। एक बड़ा विस्तृत समग्र अध्ययन है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, भविष्य की जोखिम क्या है, क्या खतरे हैं और संसाधनों का क्या अभाव होगा और उससे खतरों की जो समस्या है, जो उसकी तीव्रता है, वो कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। और खास बात यह है कि हाशिए पर, समाज के हाशिए पर जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उन पर इसका क्या असर होगा, ये बहुत रिपोर्ट उसके विस्तृत से उसके बारे में बताती है। इस रिपोर्ट के बारे में मैंने भी इंटरनेट पर पढ़ा, ट्विटर पर पढ़ा, तो मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो एक वाक्य जो ट्विटर पर चल रहा है, वो ये कहते हैं कि ये मानवीय त्रासदी का एक एटलस है और एक तस्वीर है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की विफलता का। ये बहुत बड़ी बात है जब संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव ये कहते हैं कि ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की विफलता है, तो ये हमको सोचने पे मजबूर करती है कि निश्चित तौर पे हमको अब कुछ करना होगा। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव अनुमान से ज्यादा हैं, बहुत विस्तृत हैं, बहुत गंभीर हैं और बहुत गहरे हैं। वो बता रही है कि अफ्रीकी महाद्वीप में कृषि उत्पादन से कैसे कमी हो सकती है, या दुनिया की आधी आबादी कम से कम साल में 1 महीने के लिए पानी की संकट से कैसे जूझेगी। निकट भविष्य में रिपोर्ट कहती है कि अगर हमने अपने आप को अकार्बनीकृत, मुझे रदेश ठीक करेंगे अगर डीकार्बोनाइज करने का हिंदी अनुवाद ये सही होता है, तो अगर हमने वायुमंडल से कार्बन को सोख लिया, जिसको मैं सामान्य भाषा में कहूँ, तो भी 2040 तक जो कार्बन हमने वायुमंडल में छोड़ रखा है उसके दुष्प्रभाव हमको झेलने। चौंकाने वाली खबर यह है कि अगर दुनिया 1.5 डिग्री, जो कि पेरिस समझौते की आकांक्षा है, 2 डिग्री तो उसमें लिखा हुआ है लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं 1.5, लेकिन ये आकलन रिपोर्ट हमको ये बता रही है कि अगर 1.5 डिग्री तक भी
दुनिया ने अपनी पृथ्वी को, अपनी धरा को के तापमान को अगर नियंत्रित कर भी लिया, तो भी इकोसिस्टम्स जैसे जो कि बहुत ही फ्रेजाइल या बहुत ही संवेदनशील जो ये पारिस्थितिकी तंत्र हैं, वो सुरक्षित नहीं होंगे। हिमखंड पिघलेंगे या खत्म हो जाएंगे और पेयजल का भारी संकट हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये लबो-लुआब सारी रिपोर्ट का जो मुझे समझ में आया, वो ये है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे, उनकी आवृत्ति, उनकी तीव्रता और ऐसे बढ़ेगी जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पड़ता है, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, उस तरीके से बढ़ेगी और एक खतरा दूसरे खतरे को जन्म देगा। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में काम करते थे, वहां पे मल्टीपल हजार्ड्स की बात थी। अब ये मल्टीपल हजार्ड्स है कि सूखा पड़ रहा है, लेकिन सूखे के कारण और कोई समस्या हो सकती है, बाढ़ आ रही है उसके कारण और कोई समस्या हो सकती है। और इस रिपोर्ट की हम तब चर्चा कर रहे हैं जब दुनिया 2 साल से एक महामारी के संकट से जूझ रही थी, उससे जैसे तैसे उबरने की कोशिश कर रही है। और आज नाम किसी देश का लेना ठीक नहीं, हम सब जानते हैं दुनिया एक और बहुत बड़े खतरे के मुहाने पे खड़ी है। जलवायु परिवर्तन का संकट पूरी कोरोना महामारी के दौरान बार-बार जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, वो कोविड को क्लाइमेट चेंज से जोड़ करके देखने का, चाहे वो बिल्ड बैक बेटर जैसे कॉन्सेप्ट हो, उस पे काम करने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी जो हो रहा है दुनिया में, 2 मुल्कों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसके मुहाने पे खड़े हुए हम लोग जब युद्ध की विभीषिका हमारे सामने है, तब क्लाइमेट चेंज जैसे, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय निश्चित तौर पे हाशिए पे चले जाते हैं। और इस युद्ध के पीछे भी ये हमको समझ में आ रहा है कि पूरे यूरोप की जो ऑयल और गैस पर रूस के ऊपर निर्भरता है, वो कितनी ज्यादा है। युद्ध क्यों हो रहा है इसको भी हमको देखना होगा। सिर्फ एक एंगल नहीं है इसका, एक दृष्टि नहीं है। कहने का मतलब ये कि समय बहुत विकट है, समस्या बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है और इस रिपोर्ट में जितनी चीजों की तरफ हमको इशारा किया गया है, वो हमको एक किस्म का निराशाजनक या बहुत ही चिंताजनक एक परिदृश्य तो हमारे सामने आता ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ चिंता करके या निराशा में डूब करके हम रह जाएंगे? क्या कोई विकल्प हमारे सामने है? और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि एडाप्टेशन की बात की गई है। अगर एडाप्टेशन, वो कहती है रिपोर्ट की एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जितना भी चाहें उसकी सीमा के बाद आप अनुकूलन अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाएंगे। समाज, व्यवस्था, समुदाय, इकोसिस्टम्स, एक वक्त ऐसा आएगा जो इस स्थितियां इतनी गंभीर हो जाएंगी कि हम उसके अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं ढाल पाएगा। वो वक्त आने में कोई देर नहीं है। तो कहने का मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लें और ऐसा नहीं है 6वीं रिपोर्ट है। अगर आप फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट से उठा के देखें, लगातार आईपीसीसी इस खतरों के प्रति दुनिया को आगाह कर रही है। हम सब जानते हैं कि संकट कितना बड़ा है, लेकिन सवाल सिर्फ है कि क्या हम कुछ कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उनका जो सेंटेंस है कि ये नेतृत्व की विफलता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, ये इस बात को हमको सोचने में मजबूर करती है कि हमको कुछ न कुछ करना होगा और करना ही नहीं होगा, अभी करना होगा, तुरंत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में कुछ बहुत प्रमुख बिंदुओं पे प्रकाश डाला है। क्रॉस सेक्टोरल इश्यूज जैसे कृषि का जल संसाधनों पे और जल संसाधनों में कमी की वजह से कृषि क्षेत्र में क्या समस्याएं हो सकती हैं, इस तरह के बहुत सारे क्रॉस सेक्टोरल इश्यूज हैं जिनको हमको आगे पॉलिसी प्लानिंग में और क्लाइमेट एक्शंस में देखने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। सत्र आगे ले जाते हुए अब मैं श्री दीपक कुमार सिंह जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। वर्तमान में वे प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के रूप में कार्यरत हैं। वे सन 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और केंद्रीय एवं बिहार सरकार में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अब मैं श्री दीपक कुमार सिंह जी को इस सभा में अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा। दीपक सर, ओवर टू यू। थैंक यू सारण जी। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक, थैंक यू सारण जी और थैंक यू लोकेन जी और जितने सभी लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट के बारे में जो एक अंतिम बात जो खट्टर जी ने कही, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है।
पिछले 30 वर्षों में इस तरह की कई रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों को इस खतरे से आगाह कराया गया है। और हम लोग हर बार हर सम्मेलन के जो हर 5 साल या 10 साल पे होता है वैश्विक स्तर पर, उस पर हम एक नए वादे करते हैं, एक नई टाइमलाइन रखते हैं और पुनः अगले सम्मेलन में हम उस टाइमलाइन को बढ़ा देते हैं। इसमें वस्तुतः हम लोगों को इसके जड़ में जाना होगा, क्योंकि यह केवल एक तकनीक या टेक्नोलॉजी चेंज की बात नहीं है, ये मात्र कार्बन और फॉसिल फ्यूल पे अपनी निर्भरता कम करने की भी बात नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर ये जो लाइफ स्टाइल जो इस कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था ने या न्यू कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था ने दी है, और जिस तरह से कंज्यूमरिज्म को उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है, जहां पर हम पहले एक चीज खरीदते थे, अब हम उसके स्थान पर 4 चीजें खरीदते हैं। पहले जिन चीजों की लाइफ 20 साल होती थी, अब उनकी लाइफ 5 साल रह गई है, और इसके कारण से वो चीजें उनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, और उस उपयोग के कारण जो एक अर्थव्यवस्था में उछाल आता है, उसे हम आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ मानते हैं। ये जो पूरी एक सोच की अवधारणा है, इस अवधारणा को हमें बदलना होगा। अब 3R से आगे बढ़कर हम 9R की बात करते हैं, तो मूल तौर पे हमें ये जो अपनी एक पूरी लाइफ स्टाइल है, हम उसकी चेंज की जब तक नहीं बात करेंगे, तब तक केवल मिटिगेशन और एडेप्टेशन के रूप में केवल अपनी कुछ तकनीकों को बदलने से या क्रॉपिंग पैटर्न बदलने से मात्र हम न तो इसका सामना कर सकते हैं और न ही हम इसे कम करने की ओर कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन आज मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, और मैंने सारांश से अनुरोध किया था कि मेरे दिए हुए समय में से ही मेरे साथ डॉक्टर A.K. घोष हैं, जो चेयरमैन है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के, उन्होंने काफी इस क्षेत्र में काम किया है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा बोलने के लिए, और फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। घोष। धन्यवाद दीपक जी। जितने भी पैनलिस्ट हैं आज के इस सभा में और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। IPCC का जो रिपोर्ट आया है, छठा 6th रिपोर्ट, उसका मैंने एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ा है, पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो भी पढ़ा है उसके थ्रू ये तो महत्वपूर्ण एक स्पर्श है कि अगर हम लोग अभी आगाह नहीं हुए तो फिर एक समय आएगा जबकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं अंजन प्रकाश जी का भी आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें भी कुछ फैक्ट्स उन्होंने मेंशन किया है, जो आज पैनलिस्ट भी हैं और हमारे पुराने परिचित भी हैं। तो ये सब जानकारी बिहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और जलवायु परिवर्तन का जो असर होगा वो तो पूरे वर्ल्ड में होगा, सभी जगह पर होगा, लेकिन बिहार पर इसका असर इसके इकोनॉमी पर, इसके सस्टेनेबिलिटी पर, सब पर होगा। और इसके लिए हम लोग के लिए ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम लोग को गाइड करेगा आगे के दौरों में कि हम किस तरह से अपने पॉलिसी को चेंज करें, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और सबसे महत्वपूर्ण है पीपल्स पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये एक चैलेंज इस तरह का है जिसमें जब तक कि आम लोग भी इसमें भाग नहीं लेंगे, तब तक केवल गवर्नमेंटल लेवल पर या IPCC रिपोर्ट के आधार पर इस समस्या का निदान नहीं होगा। सबसे बड़ा महत्व, जैसा दीपक जी ने कहा, कि एडेप्टेशन या जो भी उन लोगों का स्टेप है, रिपोर्ट्स है, वो एक डायरेक्शन देता है, लेकिन इसको जमीन पर लाने के लिए सरकार अपने में सक्षम नहीं है जब तक कि पीपल्स पार्टिसिपेशन भी इसमें नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बिहार या वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 7 बिलियन हम लोग पास कर चुके हैं, और जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। तो इसको ध्यान में अगर हम नहीं रखें, पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं रोकें, जीवन शैली को हम लोग कंट्रोल नहीं करें, तो अगले 10 साल में या 15 साल में ही जलवायु परिवर्तन का जो कुप्रभाव है वो इस सीमा पर पहुंच जाएगा जहां से नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की स्थिति आ सकती है। ये रिपोर्ट बहुत ही वैल्यूबल है हम लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट से कम फैक्ट्स पता चलता है, या आगे के दिशा, आगे के समय में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मिलता है। और बिहार सरकार और बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहले से भी इस पर सतर्क है। हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं यूनिट के साथ कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए अपने स्टेट को, और हमारा कोशिश है कि देश में सबसे पहला स्टेट बिहार हो
जो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल घोषित करे। हम लोग का प्रयास जारी रहेगा और आप लोग का जो योगदान है, जो भी कंट्रीब्यूशन है इस स्टडी के थ्रू, उसका वैल्यू हम लोग के लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गोष्ठी में आप लोग का आने के लिए, और हम लोग उत्सुक हैं आपके द्वारा सुनने के लिए इसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस है और क्या क्या हम लोग को इनिशिएटिव लेना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कुछ बहुत प्रमुख मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी पेरिस और ग्लासगो कॉप में भी इस बात को रखी है। तो लाइफस्टाइल और कंज्यूमरिज्म और बिहेवियरल चेंज रिलेटेड इश्यूज हैं, ये आज के समय में जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनका हम किस तरीके से बेहतर उपयोग कर सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन क्षेत्रों में अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग को भी तरफ भी थोड़ा अपना ध्यान दें। थैंक यू सो मच सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। अगले सत्र के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर JR भट्ट जी का, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में जलवायु परिवर्तन के सलाहकार के रूप में कार्यरत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हाल ही में जारी इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को आप भारत देश और राज्य स्तर पर किस प्रकार से देखते हैं और भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्टैंड है, इस बारे में अगर आप अपने कुछ विचार हमसे साझा करना चाहें। डॉक्टर JR भट्ट साहब, ओवर टू यू। सारांश, मेरे ख्याल से उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो थे पर अब मैं नहीं देख पा रही हूँ। ओके, तो ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने अगले सत्र, तकनीकी सत्र की तरफ अब बढ़ते हैं। हमारे पहले वक्ता डॉक्टर अंजल प्रकाश हैं। डॉक्टर प्रकाश इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्थित भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में रिसर्च डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही इस रिपोर्ट के शहरी एवं पर्वतीय इलाकों से जुड़े अध्यायों के लेखक के रूप में इनका योगदान रहा है। मैं डॉक्टर अंजल प्रकाश जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारे प्रतिभागियों से IPCC संस्था, इसकी कार्यप्रणाली एवं इस रिपोर्ट में उल्लेखित भारत से जुड़े निष्कर्षों पर प्रकाश डालने व अपने योगदान एवं अनुभव को साझा करने का करें। थैंक यू। धन्यवाद सारांश। नमस्कार आप सबों को। मैं देख रहा हूं कि ये बहुत एमिनेंट पैनल है एंड बहुत सारे लोग जिनके साथ मैंने पहले काम किया है वो भी साथ में हैं। सबका साधुवाद, सबका नमस्कार। मैं बहुत क्विकली आपको बता दूं कि ये जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसको IPCC बोलते हैं, यह एक वैश्विक वैज्ञानिक संस्थान है जो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को समझने में शामिल करती है। इस कार्य के इस संस्थान के 3 कार्य समूह हैं, इनमें विभाजित किया गया है। एक्चुअली सारांश ने पहले भी बताया था। तो पहला जो समूह है वो है जलवायु परिवर्तन के विज्ञान पर केंद्रित है। तो इसकी रिपोर्ट जो है वो लास्ट ईयर अगस्त में आ गई हमारे पास। जो दूसरा जो समूह है, सेकंड समूह है, वो अनुकूलन पर जलवायु परिवर्तन के लिए सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक प्रणालियों के भेद्यता का आकलन करता है, जिसके रिपोर्ट की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा जो समूह है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए केंद्रित है, जिसका जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का शमन कैसे किया जाए उस पर आधारित है। तो इस मूल्यांकन जो है वो लगभग 5 साल से 7 साल के चक्र में होता है। अभी जो 6ठा चक्र है वो उसकी रिपोर्ट आई है। पिछली जो रिपोर्ट थी वो 2014 में, जिसको हम पांचवी आकलन रिपोर्ट कहते हैं, वो प्रकाशित हुई थी। और 6ठी आकलन रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें आज जो हम बात करेंगे उसमें वो जो उसका कंसंट्रेशन है वो प्रभाव, अनुकूलन और असुरक्षा पे केंद्रित है। ये 3649 पेज की रिपोर्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। और इस पे करीब जब बनाने समय करीब 270 वैज्ञानिक जो वैश्विक स्तर पे उनका चयन किया गया था। और मैं बहुत खुश हूँ आज की चांदनी सिंह, राजीव जी, ये सब इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, तो वो आपको और अंदर की बात बताएंगे। इसमें ये रिपोर्ट आने में लगभग 34,000 प्रकाशनों का आकलन किया गया। और इसमें 3 वर्ष से ऊपर वैज्ञानिक जो है साथ मिलकर काम करते रहे। ड्यूरिंग कोविड टाइम ऑल्सो हम लोग सब घर से जुड़े हुए रहे और बहुत टाइम में भी हमने काम किया। और इस रिपोर्ट पे दुनिया के वैज्ञानिकों, सरकार द्वारा सहकर्मी समीक्षा भी की गई है। तो इस पे करीब जब 3 राउंड में ये रिपोर्ट जब जाती थी बाहर, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड और ड्राफ्ट,
थर्ड ऑर्डर ड्राफ्ट, द फाइनल ड्राफ्ट जो जाती है, उस पे करीब सब मिला के 62,000 टिप्पणियां आई हैं। और हम जो लेखक हैं, हमें एक एक टिप्पणियों का जवाब देना पड़ता है, और वो सब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन है। आपने जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी का जवाब जो लेखक ने कैसे दिया, वो भी आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब मैं ये बोलना चाहूंगा ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसकी ये बात है, सबसे बड़ी बात की जो हम जलवायु संबंधी जो अनुकूलन है, उसके जोखिमों पे क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट से हम उसकी सीमाएं, अनुकूलन की जो सीमाएं हैं, जो एडेप्टेशन लिमिट्स है, उसकी बहुत जो पुरजोर तरीके से व्याख्या की गई है। और दूसरी बात है कि जिस तनाव से हम गुजरते हैं, उनका वो सामना कैसे कर पाते हैं लोग, और लोगों की जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर ये जो है इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का, उसकी भी बहुत पुरजोर तरीके से इस पे व्याख्या की गई है। जो हम देख रहे हैं कि हम बहुत चिंतित हैं, जो रिपोर्ट जो कह रही है कि भौतिक जलवायु बहुत तेजी से बदल रहा है और लोगों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहली जो रिपोर्ट थी वो साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पे थी, भौतिक जलवायु परिवर्तन पे थी। ये जो दूसरी रिपोर्ट है वो कहती है कि हमारे आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और इसमें 2-3 बातें हैं जो कि बहुत नई हैं, जो पहले कभी नहीं हुई है। पहली बात तो ये है कि ये इसमें एक इंटरैक्टिव एटलस है, जैसे जो कि आपको अपने स्तर पर, अगर आप चाहेंगे कि किसी लोकल लेवल पे क्या क्लाइमेट मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है, उसकी व्याख्या इस पे की है, तो आप उस पे जाकर के देख सकते हैं। वो अभी तैयार हो रही है और आपको बहुत जल्दी ये रिपोर्ट आपको आने मिलेगी। दूसरी बात की पहली बार ऑल्सो ऐसा हुआ है कि हमने जो लोकल नॉलेज है और इंडिजिनस नॉलेज है, जो हमारी जो जानकारियां हैं, जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक आंकलन बहुत मुश्किल से हो रहा था, उसको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और अभी हम ये भी देख रहे हैं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एकलव्य जी हैं, जो कि बिहार पे बाढ़ पे बहुत काम किया है उन्होंने। निधि जामवाल जी हैं, जिन्होंने बहुत लिखा है उनके बारे में। ये सब जो गाँव के स्तर पर बिहार में मैं देखा हूँ, मैं खुद भी काम किया हूँ, जो गाँव के स्तर पर लोग खुद अपने लोकल नॉलेज से बाढ़ की समस्याओं से कैसे जूझते हैं, उसका भी जो आकलन है ये वैश्विक स्तर पर ये किया गया है, ये बहुत नई बात है। तीसरी बात जो है वो इस रिपोर्ट में और भी आई है कि जो महिलाओं की और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ते हैं, इसके असरात क्या हैं, और इसकी मुश्किलात जो लोगों को पड़ रही है, उसका क्या साधन हो सकता है, उसके सोल्यूशन बेस्ड क्या है, उस पर भी ये बहुत चर्चा की गई है। तो मैं आपको अभी नेक्स्ट 2-4 मिनट में 4-5 जो मेन चीजें हैं उसका आकलन आपको बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जो अभी तक का जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो 1.1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, और इसके जो खतरनाक और व्यापक व्यवधान हमारे जिंदगी में आ रहे हैं, इन अनुकूलनों का प्रयास जो अभी हो रहा है, उस पे बहुत अहम और पुरजोर तरीके से इस पे चर्चा की गई है। जो वैश्विक तापमान है, इसकी वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जो वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तीव्र ग्रहण और सतततापूर्ण कमी लाने की जो जरूरत है, इस पे भी हम बहुत चर्चा कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। जलवायु परिवर्तन पे जो आशंकाएं हैं, जैसे कि अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, इस पे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पे हुई। दूसरी बात जो है इस रिपोर्ट में आई है, वो शहरीकरण का जो प्रभाव है हमारे जिंदगी में। आप देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो अभी हमारा 34-35% अर्बनाइजेशन है। अगले 15 या 20 सालों में हम 60 करोड़ लोग जो भारत के लोग रहेंगे और अर्बन एरियाज में रहेंगे, जो शहरीकरण है एरियाज में है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो उसका प्रभाव है, दोनों जो लोग रह रहे हैं अर्बन एरियाज में, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही हैं, और उसके कारण जो उसके ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज हो गया, उसके कारण जो उसका प्रभाव है। दूसरी बात ये कि ये शहर जो है, ज्यादातर आप देखिए शहर जो है वो समुद्र तल के पास में रहते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, चेन्नई हो गया। तो ये शहरों पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण जो बहुत सारी तीव्रताएं आने वाली हैं, खासकर जो आपको हर साल
साइक्लोन की आते हैं उसके कारण। तो साइक्लोन की जो बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो उसका सीवियरिटी है, ये दोनों बढ़ने वाला है, और उसके कारण जो है ये शहर जो है उसमें अनुकूलन की क्षमता जो है वो बहुत कम है, और कैसे वो कोप कर पाएंगे। दूसरी बात और ये भी है कि कुछ शहरों में हीट वेव का जो प्रभाव है, तो हम देख रहे हैं कि शहर जैसे पटना में आप बैठे हुए हैं अशोक जी, और लखनऊ हो गया, ये जो पूरा जो इलाका है जहां गर्म का क्षेत्र है, वहां पे हीट वेव बढ़ने वाला है। और अभी जब बात हो रही थी तो लोकेंद्र जी ने ये बात कही, और ये बात एक्चुअली आईपीसीसी रिपोर्ट में बहुत जोरदार तरीके से उछाली आई गई है कि हीट वेव्स का जो प्रभाव है हमारे जीवन पे क्या पड़ने वाला है। इस बार हेल्थ का जो इम्पैक्ट है उस पर भी एक चर्चा हुई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तीसरी बात जो हीट वेव के संबंध में एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें हम कहते हैं एक वेट बल्ब तापमान का इसमें जिक्र किया गया है, जो मूल रूप से तापमान रीडिंग की गणना करते समय गर्मी और उमस को भी जोड़कर देखता है। यह आम इंसान के लिए 31 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान बेहद खतरनाक है। और अभी हमारा जो आप एवरेज देखेंगे तो अभी 25, 23, 24 दैट इज द एवरेज वेट बल्ब जो तापमान है हमारे जिंदगी में। बट अभी वो कह रहे हैं कि अगर वो 32 और 33 से 34 डिग्री तक अगर वो पहुंच गया तो वो हमारा रहना आसानी हो जाएगा। तो उत्सर्जन की जो वृद्धि हमारी ये भी है अभी, वो अगर जारी रही तो लखनऊ, पटना, इस तरह शहरों में 35 डिग्री से अधिक जो है वेट बल्ब तापमान बढ़ जाएगा, और उसमें फिर बहुत सारी मुश्किलात उसमें आने वाली हैं। और ये दूसरी बात जो है, ये जो लास्ट में पॉइंट बताऊंगा कि ये सोल्यूशन स्पेस भी काम करता है। तो सब ये बात नहीं है कि बहुत जो चीज है, प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत गिनाए हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए करें क्या, तो उस पे भी ये रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से वो सोल्यूशन स्पेस पे बात करती है। एक दो चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि शहरीकरण के कारण जो हमारे पर्यावरण पे नुकसान हो रहा है, और शहरीकरण के कारण जो रिस्क बढ़ रहे हैं, उसमें जो दो बातें कही गई हैं। एक तो है कि ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पॉन्ड्स थे, लेक्स थे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था पहले के जमाने में, उसको हम धीरे धीरे पाट रहे हैं। समझिए गाँव और शहर के में कोई बड़ी सी पॉन्ड है या बड़ी सी खाई है जिसमें पानी रहता है, झील है, इन सबों का जो है धीरे धीरे हम उसको पाट करके शहर मकान बना रहे हैं। तो ये जो अर्बन प्लानिंग और इन्वायरमेंट प्लानिंग है, ये दोनों एकदम अलग अलग तरह से चलते हैं। इन्वायरमेंट प्लानिंग हैज टू बी इन ऑर्डर ऑफ द डे। आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पेड़ हो गए हैं, और भी जो हमारे आसपास जो स्पेशीज है उनको बचाने के लिए, तो ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलने की बात कही गई है। तीसरी बात और लास्ट बात जो मैं करना चाहूंगा वो है जो हिमालयन इकोसिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे हिमालयन जो क्षेत्र है वो बहुत ही सेंसिटिव जोन है, और वहां पे भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमाच्छादित प्रदेश हैं, उनपे बहुत गहरा असर होने वाला है। वो जो हिमाच्छादित प्रदेश हैं, जैसे कि हिंदू कुश हिमालयन रीजन जिसको बोलते हैं, वहां से करीब 8 जो कंट्रीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, वहां से लेते हुए पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ऑल द वे टू म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सब शहर जो है ये एक शेयर्ड रिसोर्स है। जो ग्लेशियर जो हमारे हैं, जो हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेश हैं, तो ये आकलन है कि 1.5 डिग्री अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसका जो इम्पैक्ट है हिमालयन क्षेत्र पे बहुत ज्यादा होने वाला है। और क्योंकि ये ऊंचे हैं, उन पे अगर हम जमीन पे स्तर पे 1.5 डिग्री बढ़ा हुआ, 1.5 डिग्री बढ़ गया तापमान, तो वहां पे समझिए 2 से 2.5 से करके 3 डिग्री भी बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होने वाले हैं। हमने पहले अनुमान लगाया था कि 2/3 जो ग्लेशियर है वो सदी के अंत तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब जो क्लाइमेट मॉडलर्स हैं वो देख रहे हैं कि ये बात जो है वो 2050 के करीब ही होने वाली है। दैट मीन्स कि हमने इसको बहुत ही आगे कर दिया है। जो सदी के अंत में होने वाली थी वो अभी 40-50 साल पहले होने वाली है। दैट मीन्स कि जो ग्लेशियर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारे जिनको कहते हैं कि जो नदी हैं उनको जीवित रखने का काम करते हैं, और ये नदी जो है 1.3 बिलियन लोगों को सपोर्ट करती है। 10 नदियां हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं जो कि पूरे एशिया को सपोर्ट करती हैं। तो ये जस्ट टू एंड दिस टॉक, आई थिंक देयर आर 3 थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पहली बात की जो हिमाच्छादित प्रदेश है उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वहां पे एडेप्टेशन कैसे किया जाए उसकी जरूरत है। दूसरे जो शहरीकरण हो रहा है, शहरी विकास हो रहा है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको हम रेजिलिएंट कैसे बना सकें, शहरी
में लोग हैं, और खासकर जो पीड़ित और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से व्यवस्था की जाए कि उनको इनका प्रभाव कम हो। और तीसरी बात जो है वो हीट स्ट्रेस जो है, जिसके कारण जो लोगों के जीवन में प्रभाव होने वाला है, इसकी हम बात कैसे कर सकें, इसका आकलन कैसे कर सकें और इसके के लिए नीति कैसे लगा सकें। ये मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं यहाँ पे। सारांश, ओवर टू यू, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश। आपने बहुत प्रमुख पहलुओं की यहाँ पे हमसे जानकारी साझा की है। शहरीकरण हम जानते हैं किस वृद्धि दर के साथ बढ़ रहा है और आगे उसको लेके क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो अगर रिसोर्स प्लानिंग उस हिसाब से नहीं की गई कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से वहाँ रह रहे कम्युनिटीज़ और वहाँ आम जन हैं, अगर वो उससे प्रभावित कम से कम हो, इस तरीके की अगर प्लानिंग नहीं की गई तो बहुत भीषण समस्या होगी। साथ ही हमारे जो पूरा मध्य भारत का इलाका है, वहाँ के जितने भी हमारे राज्य हैं, वो सब रेनफेड एग्रीकल्चर पे निर्भर हैं, और हिमालय से जो नदियाँ आ रही हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज और उन सब से यहाँ की नदियों में पानी आता है। तो अगर वहाँ कुछ समस्याएं होती हैं तो हमको इस भविष्य की चिंता जो आपने यहाँ पे हमको बताई है, उसको लेके प्लानिंग करने की बहुत ही शीघ्र आवश्यकता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर प्रकाश। इसी सत्र में हमारी अगली वक्ता हैं डॉक्टर चांदनी सिंह। डॉक्टर सिंह इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बैंगलोर में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं और इस रिपोर्ट के तटीय शहरों, बस्तियों एवं एशिया महाद्वीप से जुड़े अध्यायों में लेखक के रूप में इनका योगदान रहा है। मैं डॉक्टर सिंह से इस रिपोर्ट में अपने योगदान एवं अनुभव को साझा करने का अनुरोध। ओवर टू यू डॉक्टर सिंह। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया WRI का और दोनों बिहार और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया। मैं मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मथुरा से हूँ, तो इसलिए हम अक्सर ये बातें इंग्लिश में ही रह जाती हैं, तो अच्छा है कि हमें मौका मिल रहा है हिंदी में ये सब डिस्कस करने का। और ऊपर से मैं चाहती हूँ कि ये बस एक वैज्ञानिक विषय ही ना बन के रह जाए, पर जो मीडिया है वो भी उसको काफी आगे बढ़ाए। डॉक्टर अंजल ने ऑलरेडी बहुत चीजें कह दी हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, पर अगर और सवाल होंगे मैं बहुत खुश हूँ अंत में लेने के लिए। तो ये हम साफ साफ जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो एक जने की नहीं है और एक सरकार की नहीं है, पर हम सबको, ये रिपोर्ट यही हमें दिखाता है कि हर जने को पूरे विश्व में अफेक्ट होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी चीज है शायद। तो ये कहना कि सिर्फ भारत या सिर्फ बिहार या सिर्फ मुंबई में इसका असर होने वाला है, ये बात अब पुरानी हो गई है और ये सही भी नहीं है अगर आप साइंटिफिक उससे देखें। पर जैसे अंजल ने फिर से कहा कि 3600 पन्ने से ज्यादा की ये रिपोर्ट है और बहुत मुश्किल है देखना इसमें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, और इसमें भारत के लिए क्या मैसेजेस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी, कुछ ओवरलैप्स भी होंगे अंजल के साथ, पर आशा करती हूँ कि आप सबको कुछ यूजफुल भी लगे इनमें से। सो सबसे पहली बात ये हमने देख लिया है कि अगर हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, तो 1900 वर्ष से आज तक देखें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है, और ये एक औसत तापमान है पूरे विश्व को अगर हम देखें। पर भारत में इसका क्या है, अगर आपको ट्रांसलेट करना है भारत के लिए, 0.95 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी भारत में तापमान बढ़ चुका है। और इस समय हम ये भी जानते हैं कि ये जो बढ़ोतरी हुई है ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है, मतलब कि मानव प्रेरित है। ये बहुत मतलब साइंस में हमने देख लिया है, बहुत क्लियरली ये बताया जाता है कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है। और ये भी बहुत साफ है और हम अपने निजी जीवन में देखते भी हैं कि बढ़ते तापमान के साथ क्या क्या इसके हमारे ऊपर इम्पैक्ट हैं। बाढ़ ज्यादा आ रहे हैं, सूखे ज्यादा पड़ रहे हैं, तूफान ज्यादा आ रहे हैं, और पहले जो ईस्ट कोस्ट में होता था वो अब हम देखते हैं कि अरेबियन सी की तरफ भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये हम आज की तारीख में साफ जानते हैं ऑलरेडी। अब हम ये भी जानते हैं कि खासकर जो शहर हैं, तटीय शहर, जो जिस चैप्टर में मैंने काफी योगदान दिया था, उनमें बहुत ज्यादा बाढ़ आने की संभावना है। अनियमित वर्षा हो रही है, स्पेशली अगर हम देखें कि जो हमारे किसान हैं अभी
मुझसे पहले ही कहा कि जो रेन फेड एग्रीकल्चर है, जो किसान बिल्कुल बारिश पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम की बात है। तो और एक और चीज जो इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा बताई गई है कि इन सब कारणों की वजह से गांव से शहर में पलायन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पर ये इस विषय में मैं थोड़ी देर में बात करूंगी कि क्या ये सही में जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है पलायन, कि वैसे ही लोग अपने एस्पिरेशंस के लिए, नौकरियों के लिए पलायन कर रहे हैं या नहीं। तो उसके बारे में थोड़ी देर में मैं बात करती हूँ। अब ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आगे के दिनों में जो ये रिपोर्ट दिखाता है 2030, 2060 और फिर बिल्कुल सेंचुरी के एंड तक, ये बहुत साफ तरह से पता चलता है कि ये जोखिम बढ़ने वाला है। और ये जोखिम अब जो ये बढ़ेंगे, ये सब जनों के लिए इक्वल नहीं होंगे और सब जगहों पे इक्वल नहीं होंगे। कुछ लोग, जैसे पहले भी किसी ने कहा कि मार्जिनलाइज जो पॉपुलेशन है, जो लोग इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं शहरों में, जो लोग जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, तो कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों पे इसका ज्यादा असर पड़ेगा। अंजल ने ये एग्जाम्पल दिया 35 डिग्रीज वेट बल्ब टेम्परेचर का। मैं भी उसका थोड़ा और विस्तार में बताना चाहती हूँ कि जो ये 32 या 35 डिग्रीज का जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, जो दो चीजों को लाता है, एक तो हीट, मतलब कि कितना टेम्परेचर है बाहर, पर नमी कितनी है, जैसे अंजल ने बताया। अगर एक स्वस्थ इंसान, बिल्कुल स्वस्थ इंसान पेड़ के नीचे बैठे 6 घंटे, तो बिल्कुल मरने की स्थिति हो जाती है 35 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर पे। तो ये, और अभी हम लोग उस मतलब लिमिट तक पहुंचे नहीं है। लेकिन जो प्रोजेक्शन दिखाता है कि आगे जाकर कुछ शहर तो बहुत ज्यादा इस मतलब 2050, 2060 तक कुछ शहर जैसे भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, बार बार ये वो 35 डिग्री सेल्सियस का जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वहां तक पहुंचेंगे। पर अगर हम बिल्कुल बिना किसी रुकावट के ऐसी एमिशंस बढ़ाते जाएं, तो जो प्रोजेक्शंस दिखाते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे भारत में हम यही टेम्परेचर लेवल्स देखेंगे 2100 तक, तो काफी आगे जाकर। और वो जो स्टेट्स हैं, कुछ नाम जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, फिर ईस्ट में हमारा वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब एक तरह से बहुत सारे इलाके 2100 तक यही वाले टेम्परेचर, ये जो 35 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर है, यहाँ तक पहुंचेंगे। तो अब तो स्थिति ये बार बार, शायद हम जब क्लाइमेट साइंटिस्ट बात करते हैं लोगों से, बार बार हमसे यही पूछा जाता है, ठीक है स्थिति गंभीर है, अब क्या करें इसके बारे में। और यहाँ पर शायद ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा अलग है, क्या करें इसके बारे में। तो एक जो चीज बहुत क्लियरली बताते हैं हमें इस रिपोर्ट में कि वो टाइम गया जब एक एक करके हम कर सकते थे, कि पहले थोड़ा सा हमने कृषि में कुछ कर लिया, उसके बाद हमने थोड़ा सा अपना जैसे शहरों पे ध्यान दे दिया। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल अडेप्टेशन, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अब जो बात हो रही है इस रिपोर्ट में वो है ट्रांसफॉर्मेशनल अडेप्टेशन। तो हमें एक साथ, मतलब कृषि, शहर, पानी, सबको एक साथ लेके मतलब अपना जो क्लाइमेट पॉलिसी है वो बनाना पड़ेगा। और यही नहीं, मतलब सारे सेक्टर्स को लेके चलना पड़ेगा, पर सारे लोगों को भी, जो पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जैसे जो इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि वही झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं वो पर्टिकुलरली, मतलब जब, या लोग जो पलायन करते हैं, वो अपने सारे जैसे राशन हो गया, आधार, वो सब पोर्टेबल नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो सुविधाएं उनके पास रहती नहीं है, और इसलिए वो लोग और ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं इससे। तो ये दो चीजें। और एक और बहुत जरूरी चीज है ये समझना कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। ये बहुत जरूरी है समझना कि हालांकि हमारे देश में और भी कई मुश्किलें हैं, डेवलपमेंट को लेके बहुत चीजें हैं, और एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्लाइमेट पॉलिसी इंडिया का वैसे काफी स्ट्रांग है। और स्टेट लेवल पे अगर हम देखें, हर राज्य के पास अपना स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो अभी रिवाइज हो रहा है।
तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारा इस समय। ये रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल लेटेस्ट साइंस है कि क्या हम कर सकते हैं, और बहुत क्लियरली दिखाता है कि ये तरीके हैं। वो 4-5 चीजें का आप कॉम्बिनेशन बनाइए और उससे आप बहुत सारी चीजें, मतलब ये नहीं है कि आसान है, बहुत मुश्किल है, पर सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो और मध्य प्रदेश की अगर हम बात लें, मतलब एक स्पेशल, आप लोग के पास तो एक स्पेशल यूनिट है, क्लाइमेट सेल है पूरा, तो कुछ राज्यों ने इसमें बहुत मतलब तरक्की की है। बिहार का हमने SAPCC एनालाइज किया था और देखा था जेंडर का जिस तरह का मेन स्ट्रीमिंग बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के SAPCC में हुआ है, उत्तराखंड भी कहना चाहिए मुझे इसमें, वो किसी और राज्य में नहीं हुआ है। तो हमारे पास कुछ लेसन्स हैं और ये हम हाईलाइट करते हैं इस IPCC रिपोर्ट में। देखना ये है कि अब हम लोग कैसे एकजुट होकर ये इंक्रीमेंटल अडेप्टेशन से निकल के थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अडेप्टेशन की ओर जाएं। तो और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, बस उसके बाद खत्म करूंगी, कि हम हमेशा जब क्लाइमेट चेंज जैसे ये बड़े टॉपिक होते हैं जो इतने बड़े लगते हैं कि क्या करें एज इंडिविजुअल्स, हम लोग एक जने क्या करें, तो हम हमेशा सरकार की तरफ देखते हैं। पर ये हम इस रिपोर्ट में एक और जो नया चीज आया है, जो बिहेवियरल चेंज, आप लोगों ने कहा बिहेवियरल चेंज के ऊपर पहली बार हमने असेसमेंट किया है, दिखाने के लिए कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक जने का इसमें क्या रोल हो सकता है। तो मैं आई होप कि ये आप लोग, रिपोर्ट तो बहुत लंबी है पर उसका एक छोटा समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स है 30 पेज का, अगर कुछ लोग वो ही पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा हम जैसे साइंटिस्ट के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। आपने जो ट्रांसफॉर्मेटिव अडेप्टेशन की बात की, आई थिंक आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स पे हमारे दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो शायद ट्रांसफॉर्मेटिव अडेप्टेशन ही नीतियों में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर राजीव पांडे हैं। डॉक्टर पांडे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE में हेड फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स के रूप में कार्यरत हैं और इस रिपोर्ट के गरीबी, आजीविका एवं सतत विकास से जुड़े अध्याय में लेखक के रूप में इनका योगदान रहा है। मैं डॉक्टर पांडे से इस रिपोर्ट में अपने योगदान और अनुभव को हमसे साझा करने का अनुरोध करता हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर पांडे। थैंक यू। सारांश, थैंक यू। आप सभी लोगों को नमस्कार। बहुत ही अच्छा ये सुन के लगा कि ये जो एक परिचर्चा है जो IPCC से संबंधित है उसको हिंदी में करने का आप लोगों ने प्रस्ताव रखा है और कर रहे हैं। मैं इस मामले में दीपक सर का भी काफी तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि ऐसी चर्चाओं को यदि हिंदी में आप जैसे लोग यदि ले जाएं समाज में, तो हम लोगों को अपना बात कहने का और अपने समाज के बहुत ही नीचे तबके तक पहुंचने का बहुत बड़ा एक सुअवसर होता है। मैं धन्यवाद दूंगा लोकेंद्र ठक्कर साहब को, भी मेरे दोस्त भी हैं, एंड उनका वर्क जो है क्लाइमेट में और एनवायरनमेंट में कमेंडेबल है, खास करके मध्य प्रदेश में। अच्छा लगा हमारे जो चैप्टर्स, जो हमारे रिपोर्ट्स के मित्र भी, अंजल साहब ने काफी चीजों पे प्रकाश डाला, डॉक्टर चांदनी ने भी ट्रांसफॉर्मेशन एंड अडॉप्टेशन पे बात किया, और डॉक्टर अंजल ने काफी IPCC के रिपोर्ट्स को कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी काफी चर्चा की है। हाँ, यह बहुत ही कठिन प्रोसेस है। जब हम भी गए थे तो मुझे भी लगता था कि प्रोसेस जो मैं समझता था उसके काफी दूसरी तरह का था, काफी एफर्ट्स की जरूरत होती है, काफी लोगों में एक दूसरे से चर्चाएं होती हैं, और जो प्रकाशित और क्वालिटी के जो लेख हैं वैज्ञानिकों द्वारा जो पूरी तरह से परिभाषित होते हैं, निष्पादित किए जाते हैं, उसके ऊपर ये रिपोर्ट बेस होती है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ही दुरूह प्रोसेस के थ्रू और बहुत सटीक इंफॉर्मेशन लाने का प्रयास किया जाता है वर्ल्ड स्तर पर। तो ये एक अच्छी बात है। हम लोगों के लिए ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके जो हिंदी, जो इधर प्लेन रीजन्स के लोग हैं, या पूरे इंडिया की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक गरीब लोगों के देश के नुमाइंदे हैं, और हमारे यहाँ ज्यादातर चीजें कृषि पे आधारित हैं। तो जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा सा संबंध होता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे, और साथ में जो एग्रीकल्चर के जो हमारे गरीब लोग हैं वो लोग काफी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दोनों चीजों की वजह से इस रिपोर्ट का काफी महत्व है,
और इस महत्व के बाद में जो महत्वपूर्ण बात ये आई कि जो लॉस हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, जो उसको भी कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे उसको एड्रेस किया जाए, उस पे इस रिपोर्ट में काफी चर्चा की गई है। और जो डॉक्टर चांदनी बात कर रही थी ट्रांसफॉर्मेशनल का, यस समय वो महत्वपूर्ण चीजों को उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है और वहां से हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस मिलेगा। वो ग्लोबल लेवल की बातें करते हैं लेकिन लोकल लेवल पे भी हमें कुछ गाइडेंस मिलेगा। मैं उस पर भी 2 मिनट बोलूंगा लास्ट के समय में। तो इस रिपोर्ट्स में जो फोकस है वो एडॉप्टेशन के ऊपर भी है, ट्रांसफॉर्मेशनल एडॉप्टेशन की भी वो बात करते हैं और वो ये भी बात करने का प्रयास करते हैं कैसे मिटिगेशन और एडॉप्टेशन को बेसिकली इंटीग्रेट करें और साथ में ऐसे ये इंटीग्रेशन हो जिसकी वजह से कि हम लोग जो सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको भी हम लोग कुछ हद तक अचीव कर पाए और इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्रोसेस बने जिसमें कि हमारी जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को हम अडॉप्ट भी कर लें, कार्बन इमिशन भी कम कर लें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 1 to 17, उसमें से 13 तो खास करके क्लाइमेट एक्शंस का ही है। उसके अलावा भी जीरो हंगर है, वाटर की है, हाइजीन की है, काफी चीजों को हम लोग उसमें इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये रिपोर्ट इस पे भी चर्चा करती है कि ये बातें हम लोग बेसिकली कैसे इसको करें और इसके करने के लिए बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन की बात होती है उसके लिए हमें कई सेक्टर्स को, क्रॉस सेक्टर्स को एक दूसरे को इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब इशू ये है कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, उसके पे भी ये रिपोर्ट कुछ चर्चा करती है कि कैसे वर्टिकल इंटीग्रेशन किया जाए फ्रॉम सेंटर टू द लोएस्ट ग्राम पंचायत तक और कैसे विद इन डिपार्टमेंट्स जो कि हैं उनमें कैसे इंटीग्रेशन किया जाए, डिपेंडिंग इसको जानने के बावजूद भी कि हम लोग रिसोर्स कांस्टेंट में रहने वाले लोग हैं, हमारे जो भी हमारे जो सेक्टर्स हैं या जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, तो हमें उसके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करके उनको इंटीग्रेट करने की बात करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट का एक पहलू ये भी है। एक पहलू ये भी ये बात करता है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जो कि बड़ा प्राइम है आज के समय में, यदि आप देखें तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मतलब वो क्लाइमेट मिटिगेट भी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करेगा और साथ में जो लोग हैं उनको किसी तरह से कुछ फैसिलिटेट करेगा इन टर्म्स ऑफ काइंड्स कह लीजिए या रुपए के तौर पे कह लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बहुत तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने लोकल लोगों को। तो क्या हम लोग ऐसे स्कीम्स को, ये रिपोर्ट भी कहता है कि ऐसे स्कीम को प्रमोट करना है जिसकी वजह से कि हम लोग दोनों चीजों को अचीव कर पाए और ये लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा यदि इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लोकल लेवल पे भी हम लोग इसको करेंगे तो हमारा कार्बन पे भी, इमिशंस पे भी रोल आएगा और साथ में तो उन लोगों का एडॉप्टेशन भी होगा। बेसिकली उसी में वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी बात करता है, वो क्लाइमेट जो हमारे अंजल साहब बात कर रहे थे, सिटीज की भी बात करता है जहाँ पे कि हमें इस तरह से उसको इंटीग्रेट करना है स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट में कि चीजें जो हैं वो फ्रूटफुल हो जाएं और एडॉप्टेशन प्रोसेस की चीजें उसमें इनबिल्ट हो जाएं मिटिगेशन के साथ साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि आईपीसीसी के रिपोर्ट्स में काफी प्रभावी तरीके से बात करने का प्रयास किया गया है। मेरा जो अपना मानना है, जब मैं भी रिपोर्ट्स में जब वर्क कर रहा था तो मेरा अपना मानना है कि क्लाइमेट चेंज के और उसके इम्पैक्ट का, उसके वर्नेबिलिटी का, उसके एडॉप्टेशन का और भी जो भी चीजें हैं उस तरह की स्टडीज लोकल लेवल पे, कंट्री में हमारे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ऐसी स्टडीज कम है। उसकी वजह से यदि हम लोग उसको उस पूरे रिपोर्ट जो ग्लोबल फिनोमिना है, जो ग्लोबल एस्पेक्ट्स है, उसको हम लोग अपने यहाँ पे तो डायरेक्टली तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो हमें एक इंडिकेशन जरूर दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उस समस्याओं का समाधान उन्होंने कुछ बताया भी है। तो क्या इसी तरह से यदि हम लोग बात करें कि बिहार में कोसी नदी से काफी बाढ़ आती है, क्या हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह का कोई एनालिसिस है जहाँ पे कि हम लोग बाढ़ की भी बात कर लें, उसके लॉस की भी बात कर लें, बाढ़ को रोकने की भी बात कर लें, रोकने के दौरान में किस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को कम कर सकते हैं जो बढ़ रहा है, या किस तरह से रोकने के प्रोसेस में हम लोग एडॉप्टेशन के किस लेवल पे बात कर पाए, जो क्योंकि उसमें मछलियों का नुकसान हो जाता है, बहुत से लोगों के खेती का नुकसान हो जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी उसका नुकसान हो जाता है, लेकिन साथ में कई उसके फायदे भी होंगे। क्या इस तरह का हमारे पास कोई एक विश्लेषण है
जिस विश्लेषण के ऊपर हम लोग लोकल या उस जो कोसी नदी है उसके पूरे जितना उसका रेंज है उस रेंज के ऊपर बात कर पाए, या इसी तरह से बिहार में कुछ जगहों पे ड्रॉट भी होता है, क्या ड्रॉट होने की वजह से जो स्पीसीज ड्रॉट के कंडीशंस में उग सकती हैं उसका विश्लेषण हम कर पाए पूरी तरह से, मार्केट मैकेनिज्म से लेके आदमी को क्या फायदा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी हो रही थी, जो उसको दिक्कत हो रही थी, उस दिक्कत को कैसे हम लोग पूरा कर पाए। तो इस तरह का विश्लेषण जो है होगा, मतलब मैं जब इस तरह को देखता हूँ, काफी परियोजनाएं चल रही हैं, मैं जब उत्तराखंड में भी देखता हूँ जहाँ पे मैं बेस हूँ, तो मुझे लगता है बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंध रखता हूं, तो मैं उधर भी जाता हूं, वहां भी मैं देखता रहता हूं कि बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं। रेड प्लस चल रहा है, फॉरेस्ट के लिए एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चल रहा है, स्मार्ट सिटी चल रही है, क्लीन मिशन चल रहा है। तो इन तमाम परियोजनाओं का हम लोगों ने विश्लेषण करके उसको एक पीयर रिव्यू तक प्रोसेस तक नहीं ले गए, इसलिए इस तरह की चीजों का समावेश कई बार हम लोगों को लगता है कि हम इस रिपोर्ट में इंडिया की तरफ से नहीं हो पाता है। तो मेरा यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट था, जिसमें कि हम आप सभी लोगों से, क्योंकि हम लोग काफी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, और इस तरह के प्रोसेस को यदि हम लोग विश्लेषण करें और अपने स्टेट स्पेसिफिक लेवल पे ले जाएं इसको, ऐसे ये जो क्लाइमेट स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें भी कुछ ये होता है इस तरह का केस, लेकिन क्या हम लोग पूरा एक, जैसे डॉक्टर चांदनी कह रही थी कि हम लोग एक इंटीग्रेट करें, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो प्रॉब्ली हम लोग इस क्लाइमेट चेंज का एक्शंस जो इस तरह के क्रॉस सेक्टोरल लेवल पे कर पाएंगे, और बिहेवियरल लेवल पे भी अब एक इशूज तो हो ही गया, किस तरह से हम लोग मतलब अपनी चीजों को देखें, लाइट का कम यूज करें, एनर्जी बचाएं, कार की पूलिंग करें, जो पार्किंग पोजीशन है उसको सेंट्रलाइज करें, कुछ इस तरह का जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को सोचने की जरूरत है इंडिविजुअल लेवल पे, जिसमें डेफिनेटली जो लार्जर गवर्नमेंट लेवल पे भी ये सब चीजें आनी ही पड़ेंगी। इस तरह से सोचने के बाद हम लोग शायद अपने लिए स्टेट स्पेसिफिक प्लान जो मोर इंटीग्रेटेड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उस पर हम लोग बात कर पाएंगे। तो मेरा अपना समझ आईपीसीसी के रिपोर्ट से ये था, और जो मैं ये समझ पाया कि हमें लोकल लेवल की स्टडीज करनी पड़ेगी, और बहुत काम करते हैं हम लोग। मेरा ये यहाँ पे एक निवेदन है कि हम लोगों को इसको पब्लिश जरूर करना चाहिए। बहुत से हमारे पास ऐसे स्टडीज हैं, लेकिन वो एक्शन बेस्ड रिसर्च भी है एडॉप्टेशन के, लेकिन वो चूंकि पब्लिश नहीं होते तो रियल इंफॉर्मेशन लोकल लेवल की बाहर नहीं आ पाती। तो फिर हम लोग एक बहुत ही फ्रूटफुल टाइप की उस तरह की परियोजनाओं का या उस तरह का जो ऐसा कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं जिससे कि हमारे अपने लोगों को फायदा हो जाए। इस तरह में कई बार हम लोगों को रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऐसी स्टडीज, लेकिन वो कम है। सो दिस इज माय व्यू। आई एम अगेन थैंकफुल टू यू ऑल and Deepak sir, Ghosh sir, and also to my colleague Dr. Anjal and Dr. Chandni. Thanks. After a long time, we could see to each other also. Thank you. Thank you, Dr. Pandey. आपने बहुत अच्छे पहलुओं को छुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम, बहुत आवश्यक है। थैंक यू। Thank you. Saransh, if you could keep a little closer to the mic, please. सत्र को आगे ले जाते हुए अब मैं हमारे अगले वक्ता श्री हृदेश जोशी जी का संक्षिप्त परिचय आपसे साझा करना चाहूँगा। हृदेश जी जमीनी स्तर पर पत्रकारिता का वृहद अनुभव रखते हैं तथा एक प्रतिष्ठित लेखक भी हैं, जिनके लेखों से एवं इनकी बहुचर्चित किताब रेज ऑफ द रिवर से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। पूर्व में हृदेश जी एनडीटीवी और इंडिया टुडे जैसे मीडिया संस्थानों से भी जुड़े रहे। हृदेश जी, अब मैं आपसे इस परिचर्चा के विषयों और आपके जमीनी अनुभव को जोड़ते हुए अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध करें। ओवर टू यू हृदेश जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मैं ज्यादा औपचारिकता न करते हुए सीधे अपनी बात पर आता हूँ। सबका बहुत शुक्रिया और सबका अभिवादन। जैसा शुरू में कहा, क्योंकि एक्सपर्टाइज के बारे में, विशेषज्ञता के बारे में बोलने के लिए ज्यादा लोग हैं, मैं जो आपने कहा जमीनी अनुभव और जो मूल बातें हैं जो इंसान से जुड़ी हुई, वही उस पर ही बात करूंगा। लेकिन क्योंकि अभी हिंदी की बात चल रही थी, तो जब मैंने आज से 4 साल पहले करीब अपनी एक नौकरी छोड़ी, तो मेरे सामने बड़ा सवाल था कि इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक इत्तेफाक है या एक कहें कि सस्टेनेंस के लिए, जीविका के लिए एक रणनीति है कि मैंने अनुवाद को अपना एक हिस्सा बनाया। तो उसमें मैंने महसूस किया कि जो सब, क्योंकि मैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को कवर करता था, तो
मैंने ऐसे शब्दों को ढूंढना शुरू किया या बनाना शुरू किया या उन पर प्रयोग करना शुरू किया जो आम लोगों को टच करते हैं, और उसमें मैंने देखा कि वो बिल्कुल हमारी आम बोलचाल की भाषा है। जैसे अभी भी हमने जब बातचीत शुरू की थी तो बहुत लोग अनकंफर्टेबल थे, हालांकि हम रोज दिन रात बहुत सारे लोग हम में से हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मटेरियल जो रिसर्च है, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसका जो पठन पाठन सामग्री है, वो इतनी ज्यादा अंग्रेजी में उपलब्ध है कि इलाकाई भाषाओं में बात करने में लोगों को दिक्कत होती है। तो फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जैसे बैटरी वाहन मैंने कहना शुरू किया, जबकि उसे विद्युत वाहन लिखा जाता था किताबों में। क्लीन एनर्जी के लिए जो है नवीनीकरण ऊर्जा, और मंत्रालय का नाम भी वेबसाइट में जाएंगे तो इस तरह से ही कुछ है। तो लेकिन मैंने कहा क्लीन एनर्जी मतलब साफ ऊर्जा। सो अगर हम इस तरह से बात करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, वो ज्यादा आसान होगा और ज्यादा दूर तक जाएगा। जल्दी से अपनी बात के मुख्य विषय पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि एक पत्रकार के तौर पर अपने अनुभव को बांटते हुए, और क्योंकि मैं ट्रेवल बहुत करता हूं और ज्यादातर वक्त करीब 8-9 महीने मैं नोएडा या दिल्ली में नहीं रहता जहां है, और गांव में रहता हूं, तो मैं जो युवा साथी यहाँ पर हैं, ज्यादातर लोगों ने ये स्पीच पढ़ी होगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान सभा में स्पीच दी थी, उसका आज जो हम बात कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा रिश्ता है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, और वो स्पीच सबको पढ़नी चाहिए और बहुत आसानी से उपलब्ध है, गूगल करने पे मिल जाएगी। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित किया था देश को, तो उन्होंने कहा था कि संविधान तो हमने बना दिया, लेकिन ये संविधान अच्छा है या बुरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के लोगों का चरित्र कैसा है। अगर देश के लोगों का चरित्र अच्छा है तो संविधान हमारा खराब भी बना होगा तो ये देश खड़ा रहेगा। लेकिन देश के लोगों का अगर चरित्र खराब है, यानी उनका आचरण और कंडक्ट खराब है, उनकी नीयत खराब है, तो हमारा संविधान कितना भी अच्छा है, ये देश खड़ा नहीं रह सकता। अब मैं अपनी बिरादरी पे आता हूं। पर्यावरण पर ब्यूरोक्रेट्स को या नीति नियंताओं को बात करने से पहले जो क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है, जो कल जो वर्किंग ग्रुप 2 की जो रिपोर्ट है, उसकी बहुत स्ट्राइकिंग लाइन है जो ये कहती है कि इंसान की जो मानसिक और शारीरिक सेहत खराब हो रही है। मुझे लगता है कि मेरी अपनी बिरादरी का जो मानसिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य है, मैं टीवी चैनलों की बात कर रहा हूं, वो ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, यानी उसका असर बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम मीडिया में देख रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां, जहां जिस तरह का हम मार्जिनलाइजेशन वहां पर हाशिए पर जाते हुए इस कवरेज को देख रहे हैं, वो बता रही है कि हम इन विषयों पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हम उन विषयों पर ज्यादा बात कर रहे हैं जो विषय गौण है, मतलब जो विषय जरूरी नहीं है या जिन पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बात मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन जब मैं कह रहा हूं तो मुझे इसकी सीरियसनेस का भी अंदाजा हो रहा है कि किस तरह से हमारे जो मीडिया, जो टेलीविजन मीडिया जिसमें मैंने 20 साल काम किया, और जो इतना पावरफुल मीडिया है, उसने आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही कम बात करते हैं, या तब बात करते हैं जब जो आईबॉल्स को कैच करने वाले होते हैं। यानी अगर आप अक्टूबर नवंबर में देखें तो हर कोई बात करने लगता है कि दमघोटू प्रदूषण हो रहा है, उससे फलाना ढिमकाना होता है, उससे PM 2.5, PM 1.5, जो भी है PM 10, वो क्यों? क्योंकि उस वक्त एक जो जिसे हम कहते हैं पराली जलाने का जो एक हमेशा से प्रदूषण होता है। उसके बाद फिर जब दिसंबर का महीना आता है तो क्लाइमेट समिट्स होते हैं, तो उस वक्त थोड़ा अखबारों में क्योंकि खबरें छपती रहता है और रिपोर्टर भी नीचे न्यूज रूम में परेशान रहता होगा, तो वो कुछ कहता है एडिटर से, तो एक आध खबर कुछ क्लाइमेट चेंज पे चल जाती है। लेकिन जैसे हमारी दोस्त यहाँ पर निधि जामवाल हैं या दूसरे लोग हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं और गाँव में देहात में क्या चल रहा है, जहां पर क्या है, उन चीजों को अगर हम जोड़ना शुरू करें, जैसे जो यहाँ पर अंजल प्रकाश जी या डॉक्टर चांदनी सिंह लिख रही हैं या बता रही हैं लोगों को, तो हमें सीधा अंतर समझ में आता है कि इतनी कठिन चीज भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं उत्तराखंड में, क्योंकि मैं पैदा हुआ और वहां पला बड़ा और वहां जाते रहता हूं, तो उत्तराखंड में एक जगह है अगस्त्य मुनि, जो केदारनाथ से बहुत दूर नहीं है। वहां पर एक जगह है कुंड, और कुंड में एक डैम बन रहा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि वहां से एक रास्ता जो है वो जाता है चोपता मंडल के लिए, दूसरा रास्ता केदारनाथ के लिए। तो उस डैम का विरोध हो रहा था, और उस विरोध को करने वाली सुशीला भंडारी एक महिला है जो कभी स्कूल नहीं गई, फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने मुझसे कहा और उसने मुझे बताया कि मैंने कहा जब आप क्यों विरोध कर रहे हो, उसने कहा हमारा इतना बड़ा जंगल डूब रहा है, जंगल बर्बाद हो रहा है, और ये सेल्फ सस्टेनेंस का हमारे लिए जो उसने तरीका अपनी भाषा में समझाया कि उसको क्लाइमेट चेंज के बारे में भले ही औपचारिक रूप से पता ना हो, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज को रोज उससे लड़ने के लिए जो शमन हम कह रहे हैं, मिटिगेशन का और एडेप्टेशन का, रोज वो लड़ाई लड़ रही है। तो इस बात को अगर हम लोगों के आगे लाएं तो फिर हम समझेंगे
कि और लोगों को बता सकेंगे, नीति बनाने वालों को, कि क्यों आज ऐसा होता है कि जब मैं साइकिल चलाना चाहता हूं तो मुझे लगता है कि नोएडा में पैदल चलने के लिए और साइकिल चलाने के लिए जगह नहीं है, और आदमी जो चला रहा है तो उसके कुचले जाने का खतरा ज्यादा है इस बात से कि वो कितना अपनी सेहत को बना पाएगा या बचा पाएगा। तो ये चीजें जब हम नीति बनाने वालों के आगे, पॉलिसी मेकर्स के आगे इस तरह से रखेंगे कि भाई जो पूरा इकोसिस्टम आपने बनाया है, शहरी इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, उन इकोसिस्टम में पैदल चलने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, वहां साइकिल चलाने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है, अगर मेट्रो का कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको डिस्करेज होता है, क्योंकि उसके बाद उसको घर तक जाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। जब हम इन थ्रेड्स को जोड़ेंगे तब जाके एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जो पर्यावरण से और जलवायु परिवर्तन से लड़ सकता है, पर्यावरण को बचा सकता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ सकता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी बात, क्योंकि बातें काफी लंबी हो जाएंगी और मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूं, उसमें ये कि जब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसमें हमें एक बहुत बड़ी चीज उसमें ये भी है कि आपदा प्रबंधन कैसे होता है, तो मैं उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैंने जब 99 में शुरू किया था अपना करियर, तो उस वक्त जो उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आया था, उस वक्त हमारे पास कोई पर्यावरण जो आपदा प्रबंधन की चीजें बिल्कुल नहीं थी, तो हम उस वक्त उसे भी कवर कर रहे थे एज ए कप रिपोर्टर। तो उस वक्त हमने देखा कि कितने बुरी हालत थी, लेकिन जब उसके बाद मैंने हुदहुद साइक्लोन आया, दूसरा फानी साइक्लोन और ये सब देखा, तो हमारे पास कम से कम अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो पूर्व चेतावनी सिस्टम है, वो इतना अच्छा था कि हम लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं, उन्हें तटों से हटा सकते हैं, उनकी कम से कम जान बचा सकते हैं, और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बहुत हद तक माल का नुकसान कम कर सकते हैं। लेकिन अब इसी अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर आप उत्तराखंड में आ जाइए। मैंने 2013 की आपदा, जिसका जिक्र अभी सारांश कर रहे थे, वो किताब रेज ऑफ द रिवर के नाम से, लेकिन उससे पहले मैंने तुम चुप क्यों रहे केदार के नाम से हिंदी में लिखी। तो उस वक्त जो वो आपदा को आप जक्सपोज करो, उसको अगल बगल रखिए 2021 की आपदा के साथ जो पिछली बार हुई, 8 साल का गैप है इन दो आपदाओं के बीच में। लेकिन कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम, चमोली आपदा जो पिछले साल हुई थी उसमें नहीं थी, वहां भी 6000 लोग मरे क्योंकि वो बहुत बड़ा गैदरिंग हुई थी केदारनाथ में, यहां भी 200 लोग मरे। और एक बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है, जिसे हम कह सकते हैं कलेक्टिवली एक नेशन के रूप में, कि हमारे पास जब एक ऊपर जो धौली गंगा है उस पर जो आता है, ऋषि गंगा पर जो आपदा आती है, उसके बाद 7 या 8 मिनट का वक्त है बाढ़ को नीचे आने में, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा अलार्म सिस्टम नहीं था। 8 मिनट बहुत होते हैं जान बचाने के लिए, कि वो लोग नहीं बचाए, जैसे 200 लोग जो है मिट्टी में दफन हो गए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर हम मिलकर सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इनमें से एक पत्रकार के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर और एक लेखक के तौर पर मेरा यही बात समझ में आती है कि हम एक ऐसी लड़ाई को, जो बहुत बड़ी हो गई है लड़ाई, और जिसके बारे में हमारे बहुत सारा साइंटिफिक वैज्ञानिक लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, उसको हम पुराने हथियारों से लड़ रहे हैं। और वो हथियार आज की समस्या के लिए नहीं है। और हम आज से 20 साल बाद, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 2020 में क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2070 में जो है नेट जीरो हासिल कर लेंगे। तो जो आज हथियार हम सोच रहे हैं कि हम वैसे हथियार बनाएंगे जो हमारे लिए उस वक्त की लड़ाई के लिए 20 साल बाद की लड़ाई के लिए होगा। तो ये जो मिसमैच है, इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि हमारे पास अभी के हथियार जो हैं वो इस वक्त की लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें ज्यादा आगे सोचना पड़ेगा। और हम आगे जिस जगह हम जा रहे हैं, चाहे हम नेशनल अडेप्टेशन फंड बना रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, तो उस वक्त के लिए हमारे पास क्या वैसे हथियार होंगे जब हम लड़ेंगे। तो ये सब चीजें तभी आएंगी, वापस लौटते हुए आखिर में, जो अंबेडकर साहब ने कहा था, जब हमारी नीयत साफ होगी। और उसमें सबसे पहले मैं किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या उसको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बिरादरी के लोगों से कह रहा हूं कि हम लोग कैसे सोचते हैं, क्या हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इस चीज को सेंट्रल स्टेज पर रख के इसके चारों ओर बात किया जा सके, या हम एक ड्रग पेडलर की तरह बात कर रहे हैं कि मेरे जो ग्राहक को ये वाला कोकीन चाहिए या हेरोइन चाहिए तो मैं वही पेश करूंगा। इट कैन बी ड्रग पेडलर्स आर्गुमेंट, इट कैन बी आर्गुमेंट ऑफ ए जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट का आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट का आर्गुमेंट होता है लोग यही पढ़ना चाहते हैं या लोग यही देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, अगर हम अपनी काबिलियत को बढ़ाएं और उस तरह से बताएं जैसे लोगों की समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जी। 6 बिंदुओं को आपने उसको कवर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिचर्चा में हमारी आखिरी वक्ता हैं सुश्री निधि जामवाल जी, जो गांव कनेक्शन संस्था में डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर के रूप में कार्यरत हैं एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर जमीनी स्तर की पत्रकारिता के लिए विख्यात है।
इनके लेख और वीडियो स्टोरीज देश में सुप्रसिद्ध। निधि जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ अपने विचार। बहुत बहुत शुक्रिया सारांश आपका और सभी ऑर्गेनाइजर्स का ये अपॉर्चुनिटी देने का, ताकि ग्रामीण भारत और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ बातें मैं सामने रख चुकी हूँ। मैं आखिरी प्रवक्ता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज आई गेस एवरीबडी वांट्स द सेशन टू एंड। सवाल जवाब लोगों को पूछने हैं तो मैं ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगी। 4-5 चीजें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से एज ए रिपोर्टर जो रूरल इंडिया में रही हूँ और गांव कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम एक बात कर रहे हैं आज जो रिपोर्ट की, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात करें आईपीसीसी की, जो बताता है हमें इंटरनेशनल लेवल पे कि साइंटिस्ट या रिसर्चर्स का क्या कहना है। अगर मैं जमीनी तौर पे बात करूं, और काफी दफा हम लोग ये सोचते हैं कि गांव के जो लोग हैं या जो फार्मर लोग हैं वो लोग जलवायु परिवर्तन को नहीं समझते हैं, और तो मेरे ख्याल से ये बहुत हमारी गलत सोच है। 2019 में एक्चुअली हम लोगों ने गांव कनेक्शन ने एक सर्वे करवाया था देश के 19 राज्यों में, और स्ट्रेंजली उस सर्वे में हमें ये निकल कर आया था कि हर 5वां फार्मर जिसको हमने देश में इंटरव्यू किया उसने ये बोला कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है उनकी लाइवलीहुड पे, उनकी खेती पे सीधा इसका असर पड़ रहा है। और स्ट्रेंजली कर्नाटका में हमने जितने भी फार्मर्स को इंटरव्यू किया 100% ने ये बोला कि उनकी खेती पे सीधा असर जो है, जो ये मौसम बदल रहा है, शायद वो जलवायु परिवर्तन शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे हृदेश भी बोल रहे थे कि जो वोकैबुलरी यूज होती है, पर क्लियरली ये अंडरस्टैंडिंग उनके पास में है और वो लोग जलवायु परिवर्तन को डेली फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ्स में। सो आई थिंक वो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि ग्रामीण लेवल पे जलवायु परिवर्तन को लेके लोगों की समझ है, मतलब दे अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइमेट चेंजेस बिकॉज दे आर लिविंग दोज इम्पैक्ट्स एवरी डे इन देयर लाइव्स। दूसरी बात जो है, मैं थोड़ा काफी यहाँ पे क्या कहते हैं वो, इफ आई कैन से पेसिमिज्म है कि सब नष्ट होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, 2050 तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ 4-5 चीजें जो है मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस से जरूर रखना चाहूंगी जो मैं देखती हूँ एज सॉल्यूशंस। लाइक आई नो प्रॉब्लम्स जो हैं जलवायु परिवर्तन के ने जो हमारे सामने खड़ी रखी हैं बहुत बड़ी हैं, शायद उसके सॉल्यूशन भी जो हमें लार्ज स्केल चाहिए हैं, बट एज ए रिपोर्टर फील्ड में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हमें नजर आते हैं जो हम एज गांव कनेक्शन भी डॉक्यूमेंट करते रहते हैं और जिन पे नजर डालना मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, रिसर्चर्स के लिए भी, सरकारी अफसरों के लिए भी, जो पॉलिसीज बनाते हैं उसके लिए भी। इसके लिए मैं एक्चुअली बात करूंगी बिहार की ही, कुछ एक अलग लगाव है मेरा बिहार के साथ क्योंकि मैं वहाँ काफी रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं एकलव्य प्रसाद, जिनके साथ मैंने काफी सीखा है बिहार में पानी और अलग मुद्दों को लेकर। तो ऐसी ही एक रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग जो है सहोरवा करके गांव है सहरसा डिस्ट्रिक्ट का, जो कि कोसी की वेस्ट एम्बैंकमेंट और कमला बलान की ईस्ट एम्बैंकमेंट के बीच में है, और बाई चांस हम लोग वहां फील्ड में पहुंचे तो वो एक मूसाहर गांव है, करीब 110 वहां पे मूसाहर परिवार रहते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इलिटरेट, एक्सट्रीम पॉवर्टी। और वहां हमने क्या देखा कि क्योंकि वो लोग पुअर हैं, वो एक तरह का धान उगाते हैं जिसको वो लोग देसरिया धान कहते हैं, और उसकी खासियत ये है कि वो सिर्फ फ्लड में ही ग्रो होता है। तो माय पॉइंट इज कि जब हम बात करते हैं फ्लड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की या इन बड़ी बड़ी चीजों की, गांव में काफी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो ये एक्चुअली प्रैक्टिस कर रही हैं काफी सालों से। द ओनली थिंग इज कि एक तो हम लोग उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हैं, दूसरी चीज ये है कि उनको जो है हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे, जैसे मैं कुछ डेटा भी देखने की कोशिश कर रही थी बिहार का, तो जो देसरिया धान भी है, जो एरिया है उसका रिड्यूस हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि आज के समय में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में हमें इस तरह की जो क्रॉप्स हैं उनको आगे बढ़ाना और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और पॉइंट में अगर बात करूं हिमाचल का, और काफी दफा हमें लगता है कि जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि जलवायु परिवर्तन से सिर्फ विनाश ही हो रहा है। स्ट्रेंजली जब मैं कुल्लू में गई थी तो वहां पे काफी मैं ऐसे फार्मर्स से मिली जो लोग पहले एप्पल की खेती करते थे, क्योंकि अब वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया है तो उन लोगों ने जो है अभी अनार उगाना शुरू कर दिया, पोमोग्रेनेट, एंड स्ट्रेंजली वो लोग बहुत खुश थे।
अगर आप उनको बोलेंगे कि आप परेशान हैं जलवायु परिवर्तन से, तो बोले नहीं, हमें एप्पल की खेती से वैसे भी उतना फायदा नहीं हो रहा था, पर अब जो है हम लोग पोमीग्रेनेट की खेती कर रहे हैं और वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है हमारा अनुकूल हो गया है। तो ये भी एक चीज है जो स्ट्रेंजली एज एन एनवायरमेंट रिपोर्टर फील्ड में देखने को मिलती है। देन अनदर पॉजिटिव स्मॉल एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगी, जो हम बात कर रहे हैं कि साइक्लोन्स की बात करते हैं कि साइक्लोन बहुत बढ़ रहे हैं। सुंदरबंस जैसे हम लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा साइक्लोन से प्रभावित रहता है, और वहां पे जो है लार्ज स्केल आउट माइग्रेशन होता है। वहां के जो आदमी लोग हैं वो तमिलनाडु केरला तक जाकर काम करते हैं, और पीछे जो रह जाती हैं वो महिलाएं, ओल्ड या बच्चे लोग रहते हैं। तो वहां पे कुछ लाइवलीहुड को ही प्रमोट करने के लिए जो सरकार है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चला रही है जहाँ पे महिलाओं को जोड़कर मैंग्रोव्स की प्लांटेशन की जा रही है। इन एक तरह से उनसे महिलाओं को की लाइवलीहुड के लिए उनको पैसा भी मिल रहा है, प्लस जो है आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं टू बेसिकली पॉसिबली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइक्लोन्स इन दैट एरिया। सो आई थिंक जस्ट आई मीन आई जस्ट वांट टू गिव, ये कुछ एग्जांपल्स थी थोड़ी बहुत जो फील्ड से आई थिंक मैंने एज ए रिपोर्टर पिक करी हैं कि किस तरह से अगर एक बड़े स्तर पे हम बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, तो फील्ड में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पॉजिटिव हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी तरह से इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकें और इनके ऊपर फिर बिल्ड करके इनको हाउ वी कैन टेक देम फॉरवर्ड। आई थिंक मैं यहीं पे खत्म करूंगी, इसके अलावा अगर किसी और को कुछ बात करनी होगी तो वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, आपने अच्छी बातें कही। ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज और प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है। कुछ अच्छे कहीं पे काम हो रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करना एज बेस्ट प्रैक्टिसेस, गुड केस स्टडीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम इस सत्र के अंत की तरफ आ गए हैं और प्रतिभागियों की तरफ से हमको कुछ सवाल हमारे चैट बॉक्स में आए हैं। तो मैं अभी हमारे लेखकों से और हमारे जो वक्ता हैं इनसे हम इनसे पे रिस्पॉन्स चाहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है अंकित केकती जी से। इतने प्रयासों के पश्चात भी वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से हम 33% वन संपदा को पाने में असमर्थ महसूस करते हैं? मैं डॉक्टर पांडे से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इसका रिस्पॉन्स दे सकें। डॉक्टर पांडे। I was just away. Just let me know the question what you asked. इतने प्रयासों के पश्चात भी वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से हम 33% वन संपदा को पाने में असमर्थ महसूस करते हैं? असमर्थ तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब काफी प्लान चल रहा है और आप देखेंगे तो भारत में वनों पे निर्भरता लोगों की बहुत ज्यादा है और वनों के साथ में ये जब तक से उसको एक्चुअल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा उसकी ग्रोथ होनी मुश्किल होती है। तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब तक से हम उसको एक बैलेंस नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से कि फॉरेस्ट में जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहा है या फॉरेस्ट और साथ में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट काटा जा रहा है, उसकी वजह से हम लोग 33% की जो लिमिट है उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बट फिर भी आप देखेंगे तो जो रिपोर्ट्स लेटेस्ट भी आई है FSI की, उस रिपोर्ट के हिसाब से भी फॉरेस्ट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन यस, मैं एग्री करता हूं कि हम लोग उससे दूर हैं बहुत, और उसका रीजन, मेजर रीजन यही है कि हाई डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट पे और ग्रेजिंग की वजह से फॉरेस्ट स्पीसीज का बहुत ज्यादा लॉस होता है। कुछ हद तक कुछ इम्पैक्ट जो हम लोगों ने स्टडीज की हैं, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पे और फॉरेस्ट ग्रोथ पे हो रहा है, लेकिन वो कम, उसका प्रभाव कम है और ये जो डिपेंडेंसी है उसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे। अगला सवाल है चांदनी जी के लिए। डॉक्टर दिव्या पाल सिंह ये पूछ रही हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो मानव स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ये जो जानकारी है और ये जो पूरी साइंस है, इसको MBBS के कोर्स में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यही हम इसी को कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। मतलब हर किसी सेक्टर में हमें देखना है कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा
और फिर हम इसके लिए क्या करें। और एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इसको रिपोर्ट में कहते हैं क्लाइमेट लिटरेसी, जिससे हम ये कह रहे हैं कि सबको जानकार होना चाहिए और फिर उस जानकारी के साथ क्या करें, मतलब क्लाइमेट लिटरेसी तो एक चीज हो गई, पर उसके बाद हम उसको कैसे अप्लाई करें, ये इसके ऊपर रिपोर्ट में काफी कहा गया है। तो MBBS की जहां बात आती है, मैंने जैसे कहा कि हीट, मैंने बस हीट का एग्जाम्पल दिया, पर एक और एग्जाम्पल रिपोर्ट में बहुत ज्यादा है, वो है डेंगू और मलेरिया के ऊपर, ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं जो मच्छर से फैलती हैं। तो रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि अभी जिन इलाकों में हो रहा है वहां से बहुत ज्यादा स्प्रेड होंगे ये डिजीजेस, इंसिडेंस बढ़ेगा, मतलब जितने लोगों को हो रहा है वो बढ़ेगा और स्प्रेड बढ़ेगा। तो कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी दिखाता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी 2050 2060 तक, तो हिमालयस तक भी, लोअर हिमालयस तक, फुटहिल्स तक डेंगू और मलेरिया काफी कॉमन हो जाएगा, जो अभी हम इतना नहीं देख रहे हैं उसको। तो इस तरह से जब हम कह रहे हैं कि डिजीजेस इतना शिफ्ट होंगे, तो ऑफ कोर्स हमारे मेडिकल काडर को तो बहुत, मतलब इस टाइप का एजुकेशन तो होना ही होगा। MBBS पर मैं सोचती हूँ कि गांव-गांव में जैसे हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वहां पे भी क्लाइमेट लिटरेसी की बहुत जरूरत है। और ये हमें कभी कभी लगता है कि ये तो बहुत आगे की बात है। अब जब मैंने कहा 2060, अब क्या पता 2060 में क्या होना, कौन होगा कौन नहीं होगा, पर हम क्लियरली ये देखते हैं इस रिपोर्ट में, यही हम बार बार कहते हैं कि आज भी हम इम्पैक्ट्स इंडिया में ऑलरेडी देख रहे हैं, बस ये और ज्यादा होती जाएंगी। तो इसलिए इनफैक्ट मेरा मानना है कि ये छोटे छोटे, मुझे बहुत अच्छा, मैं तो गांव कनेक्शन बहुत फॉलो करती हूँ, तो ये जो केस स्टडीज हैं ये बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट करना, लेकिन ये अभी भी इंक्रीमेंटल है। एक जगह एक सेक्टर में हम नहीं कर सकते, इट हैज टू बी मेन स्ट्रीम, हर जगह होना बहुत जरूरी है। अंश में या नहीं, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जो चांदनी कह रही थी। आप देखिए कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज जो सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई हो कहाँ रही है। ये बहुत इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें साइंस, आर्ट्स, ज्योग्राफी, इवन फिनांस, इकोनॉमिक्स, सबकी का जुड़ाव होना है। तो एक तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा जो एडेप्टेशन है वो सोशल साइंस स्फीयर में आता है। चांदनी ने जहाँ पढ़ाई की है टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, जहाँ मैंने पढ़ाया है कुछ साल, वही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज पर से होता है। बाकी जो जहाँ क्लाइमेट चेंज की पढ़ाई होती है वो IITs में होती है, जो कि एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग जो मास्टर्स करते हैं उनके लिए। तो हमारे यहाँ जो आज की इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बहुत ये जरूरी है कि हम सब जगह इसको एक सब्जेक्ट के रूप में लेके, और ये अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं, अंडर ग्रेड और इवन स्कूल लेवल पे स्टार्ट होना चाहिए। तो ये बात जो चांदनी जी की बहुत अहम बात है कि हम इसको ज्यादा सीरियस लें, खासकर एजुकेशन सेक्टर में इसका उपयोग करें। धन्यवाद डॉक्टर अंजल। हम समय के अभाव के कारण इसको जल्दी रैप अप करना चाहेंगे। हमारे साथ एप्को से जुड़े हैं डॉक्टर श्रीनिवास मूर्ति, IAS ऑफिसर and retired secretary Madhya Pradesh State Biodiversity Board के। He is well known for State Biodiversity Plan भी उन्होंने बनाया है। सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा, अगर लेखकों से आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ आप हमसे अगर कुछ साझा करना चाहते हैं। थैंक यू सारांश। मूर्ति सर, थैंक यू। सबको क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो नमस्ते बोलता हूँ, हिंदी की मतलब सर आप जैसा बोलना चाहें सर। नो इश्यू, मतलब व्हेन यू पीपल आर स्पीकिंग इन हिंदी, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा हिंदी में ही बात करूं। सबसे मुख्य बात यह है कि मैं जहां बैठा हूं, ये सभी लोग यहाँ भोपाल में यहाँ बैठे हैं, मैं खासकर इन लोगों से पूछना चाहूंगा, ये लोग जहां बैठे हैं यहाँ की पानी की बूंद कहाँ जाता है? तो ये बेतवा में जाता है, बेतवा चंबल में जाता है, चंबल गंगा में जाता है। सिमिलरली कि मध्य प्रदेश की जो वनांचलों से 45% पानी का जो सोर्स है वो गंगा में और बाकी नदियों में टुवर्ड्स द साउथ भी जाता है। कहने का अर्थ ये है, तो मध्य प्रदेश इज ये स्टेट जहां पे 7 different river systems originate and all the rivers move out of the state. कुछ स्टेट्स का खासकर बात ये बनता है कि इफ
यहाँ पे पानी का मतलब प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम उन स्टेट्स में गूंजने लगेगा, पीने का पानी नहीं मिलने वाला। दिस इज द रियलिटी। बट एट द सेम टाइम मैं एक यहाँ बात और दोहराना चाहूंगा कि यहाँ की नदियां वनजाई है, हिमजाई नहीं है। कहने का अर्थ यह है, all the catchments are dependent on forest rich catchments हैं। It's unlike any Himalayan systems जहाँ पे बर्फ पिघल के आता है। तो ऐसी स्थिति में क्लाइमेट चेंज क्या असर करेगा? ऑलरेडी एज पर द एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स, हम लोगों के पास 36,000 वर्ग किलोमीटर का जो जंगल है, जो ऑलमोस्ट मोर देन 35% ऑफ मध्य प्रदेश की, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन फॉरेस्ट है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट है। ऐसी सिचुएशन में यदि आगे 2050 तक क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर असर पड़ेगा, तो वहां की रिवर्स की पेरिनेबिलिटी की क्या स्थिति रहेगी? मतलब चारों तरफ से जो ड्रिंकिंग वाटर की क्या सिचुएशन होगी? एज पर द 2020 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ये कहता है कि जो यदि क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज्यादा अफेक्टेड लैंडलॉक्ड स्टेट्स होगा, वो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स है, दैट इंक्लूड्स मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आल्सो। और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल गो डाउन लाइक एनीथिंग। वो इस कारण से यहाँ पीने का पानी नहीं मिलने वाला है। तो इन बातों को अपन को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे कि लोग समझते हैं कि सही भी है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा विज्ञान की बात है, लेकिन उसको मौके पे हमें कैसे उतारने की जो आवश्यकता है, हम लोगों ने और टक्कर साहब ने मिलकर हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट बनाया है कि दिस इज अबाउट मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान 2018-2020, अगेन कोइंसाइडिंग विद द SDGs एंड देन पेरिस का जो अग्रीमेंट है उसके आधार पे है ये। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने सिंपल सॉल्यूशंस भी दिया है। वो सॉल्यूशंस आर अवेलेबल इन मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बट आई वुड लाइक टू मतलब टेल वन और दो तीन मतलब उसकी सुझाव जो है हमने मतलब ये कहना यहाँ चाहेंगे। बल्कि चैप्टर का नाम भी कुछ अजीब गरीब है, बट our chairman of the board, this particular committee insisted on it. What will happen if the state does not implement the prescriptions of Madhya Pradesh State Biodiversity Action and Strategy Plan? माने कि ये क्या हो, क्या यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें। जैसे कि मैडम ने जो बताया था अभी, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही मैं एक पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग बॉडी से अपना मीटिंग करके आ रहा हूँ। मेन स्ट्रीमिंग का काफी बड़ा एक मतलब आवश्यकता है ग्राउंड लेवल पे। एंड देन वन नीड टू फाइंड आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन फॉर रीग्रीनिंग द डिग्रेडेड फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देन वी प्रपोज ए स्ट्रॉन्ग एन इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल रिवर एंड वाटर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्योंकि वाटर विल बी ए बिग इश्यू। तो बाकी बातें तो बहुत कुछ है। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ में मौके पे क्या काम हो, इसके ऊपर ज्यादा चिंतन होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, तभी इसका कोई हल निकलेगा। ये जैसे कि आप लोगों ने बताया कि एजुकेशन इज अ बिगेस्ट इश्यू। यस, जब तक जन जन तक इस बात को हम नहीं पहुंचाएंगे, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी सीधा सीधा ह्यूमन वेलफेयर से लेना देना है। वी हैव टू लिव इन हार्मोनी विद नेचर। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मूर्ति साहब। अब हम अपने समापन सत्र की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मैं श्री दीपक सिंह साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे सभी प्रतिभागियों को अगर कुछ मार्गदर्शन देना चाहें। धन्यवाद सारथ जी। मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वे सभी या तो वैज्ञानिक क्षेत्र में या फिर जमीनी क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, तो मैं उनको मार्गदर्शन नहीं दे सकता, लेकिन मैं आज के जो परिचर्चा हुआ है उससे निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि एज ए पॉलिसी मेकर निश्चित रूप से जो IPCC की सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट आई है, हम 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, उस असेसमेंट रिपोर्ट का उपयोग हम लोग इसके लिए अपने पॉलिसी मेकिंग के लिए और हमारे जो अपना स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो हमारा रिवाइज हो रहा है उसमें भी हम निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे। मैं केवल एक प्रश्न किया था जिसका जवाब डॉक्टर राजीव पांडे जी ने दिया था, तो उसी पे मैं एक शब्द कहना चाह रहा था। जो उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में बताया कि हम 33% का
क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसका उन्होंने जो उत्तर दिया था मुझे लगता है कि उससे ज्यादा उसके बियॉन्ड भी जाकर सोचने की जरूरत है। अब अगर पिछले 10 सालों में देखें, 2011 से हर 2 साल पे ISFR की रिपोर्ट भारत सरकार पब्लिश करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें 2011 की रिपोर्ट और 2021 की रिपोर्ट अगर हम देखें, तो हमारे जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 1% से भी कम वृद्धि हुई है, अगर हम 2011 की रिपोर्ट और 2021 की रिपोर्ट देखें। और अभी हम अगर पूरी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सब कुछ लेके चलें तो लगभग 24% पे है। ये 33% तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम उसको पहुंच पाएंगे अनलेस कि हम अपने स्टैटिस्टिकल या कैलकुलेशन के मेथड को कुछ चेंज कर दें, बल्कि उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि अल्टीमेटली ये फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट आएगा कहाँ से? वो जमीन से आएगा, और जितनी भी नॉन फॉरेस्ट एरियाज हैं उसमें जमीन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, पहला बढ़ती हुई आबादी का, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो गांवों में जो सार्वजनिक जमीन पहले हुआ करती थी जो कि ग्रेजिंग के लिए यूज होती थी, डॉक्टर राजीव पांडे जी ने ग्रेजिंग की समस्या के बारे में बताया, वो इसलिए है कि अब सामुदायिक रूप से किसी भी गांव में ग्रेजिंग की आम जमीन नहीं रह गई है जिसपे गांव के मवेशी जा सके। इसके कारण ही वे जंगल की ओर रुख करते हैं अपना। इसी प्रकार से किसी भी गांव में इस तरह की सार्वजनिक जमीन बहुत कम रह गई है जहां पर कि वैसे वृक्ष उगाए जा सके जिनका गांव में या लोगों के जो सामान्य कार्य होते हैं उसमें उसका उपयोग किया जा सके। और इसी तरह से जो जंगल के रूप में भी जमीन जो अधिसूचित है, जो कि फॉरेस्ट के रूप में अधिसूचित है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट या सेंचुरी के रूप में, उनके ऊपर भी माइनिंग हो या अन्य तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड, रेलवे लाइन, इन सब का दबाव इतना ज्यादा है कि उसके कारण से उसमें भी कमी आती जा रही है। तो हमें नहीं लगता कि, क्योंकि मैं इस विभाग को पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों से लगातार नहीं हूँ, लेकिन 2011 में भी मैं के बाद में 3 साल तक इस विभाग में था और अभी भी पिछले 3 साल से हूँ। पूरे प्रयास करने के बाद भी हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि हरित आवरण बढ़ाने के लिए हम लोगों को विकेंद्रीकृत रूप से प्रयास अवश्य करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के पास उसके काम भर की चीजें, चाहे वो फलों के पेड़ के रूप में हो या टिम्बर लकड़ी के रूप में हो, जितना हम उसका विकेंद्रीकृत विस्तार करने का प्रयास करेंगे उतना निश्चित रूप से वो अच्छा होगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना था कि हम लोग जब ये बात करते हैं मिटिगेशन और एडेप्टेशन की, तो उसमें जो एक बहुत अच्छी बात आई थी, मुझे ध्यान नहीं है कि उन्होंने कहा, एक से ज्यादा वक्ताओं ने उसका कहा, लोकल नॉलेज की। हम बहुत सारी चीजें जो लोकल नॉलेज के रूप में हमारे पास उपलब्ध है उनका हम प्रयोग सीधे न करते हुए उन्हीं को एक नवीनतम तकनीक के रूप में पेश करते हैं ज्यादा पैसे के माध्यम से, जिसके कारण से लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। वास्तव में अगर हम उसको ट्रेडिशनल तकनीक के रूप में प्रयोग करें, मैं एक छोटी सी बात, मुझे एक आम तौर पर ये नहीं समझ में आती कि जैसे हमारी जो जमीन है जिसमें कि हमारे फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ हम सभी लोग, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हम देखें या शहरी इलाके में हम देखें, तो हम अपने जो वेस्ट निकलते हैं घरों से, डोमेस्टिक वेस्ट जो निकलते हैं, उसके निष्पादन के लिए हम परेशान रहते हैं। अगर हम अपने उस वेट वेस्ट जो होते हैं, जो ड्राई वेस्ट नहीं, जो वेट वेस्ट होता है, अगर हम उस वेट वेस्ट को बिना कंपोस्टिंग किए हुए भी अगर उसे हम अपने खेतों में डाल दें, तो भी उससे हमारे खेत में बायोमास की, जो हमारी जमीन है उसमें बायोमास उससे बढ़ जाएगा। मेरा कहना है कि इस तकनीक में कोई राशि नहीं लगनी। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बट आपका ये प्रयास बहुत ही अच्छा है और मैं चाहूंगा कि इसी तरह के कार्यक्रम आप और आगे भी करें, और बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़े हुए जिन लोगों ने काम किया है उनके अनुभव और जो प्रयास, जो चीजें उन्होंने देखी हैं, उसके माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज को सरलतम शब्दों में लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे हम लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज करके उसका हम सामना कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा प्रयास आपको जारी रखना चाहिए और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा श्री चंद्रशेखर जी से, कि सदस्य सचिव हैं बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, कृपया आप प्रतिभागियों को संबोधित। आज की इस परिचर्चा में उपस्थित
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव महोदय, अध्यक्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद डॉक्टर घोष सर, और आज के इस परिचर्चा में आने से जुड़े श्री लोकेंद्र टक्कर जी, समन्वयक राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन मध्य प्रदेश शासन, और डॉक्टर JR भट्ट, सलाहकार केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर अंजल प्रकाश, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस रिसर्च डायरेक्टर IPCC लीड ऑथर, डॉक्टर चांदनी सिंह, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, डॉक्टर राजीव पांडे, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, और मीडिया प्रतिनिधियों को रूप में आज उपस्थित श्री हृदयेश जोशी, लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार, श्री विधि जामवाल, ग्राउंड कनेक्शन, और UNF शक्ति फाउंडेशन, WRI इंडिया, CEW, क्लाइमेट चेंज, इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हमारे साथीगण, प्रोफेसर विभा कुमारी मैम, आद्री यहाँ के थिंक टैंक एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए प्रतिनिधि डॉक्टर विवेक तेजस्वी जी, और अन्य संस्थान से आए हुए प्रतिनिधिगण आज इस परिचर्चा में भाग लिए विभिन्न संस्थान के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को IPCC रिपोर्ट का 6th असेसमेंट रिपोर्ट के वर्किंग ग्रुप के 2nd रिपोर्ट पर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एडेप्टेशन के विषय पर आज चर्चा में उपस्थित होने के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह परिचर्चा निश्चित रूप से आम जनों के बीच में ले जाके जो रिसर्च स्कॉलर्स के बीच तक या सरकारी ऑफिसर्स के बीच तक जो सीमित रह गई थी या रह रहा है, इसको आम जन तक ले जाने में काफी कारगर होगा। और ये बहुत सारे बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं। हम लोग का कार्बन न्यूट्रलिटी का 2070 तक अचीव करने का एक टारगेट रखा है। उस कड़ी में बिहार सरकार जैसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय के घोषणा के पूर्व ही बिहार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा UNEP के साथ एक समझौता का हस्ताक्षरित कर 2040 तक उसको कार्बन न्यूट्रल को दिशा में विकास कार्यों को ले जाने के लिए और क्लाइमेट चेंज के रेसिलिएंट एक इकोनॉमी को बनाने के लिए दिशा में ये कार्य शुरू किया है। उसी की कड़ी में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसलिए आप सभी को फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी धन्यवाद ज्ञापन के साथ हम आज के इस परिचर्चा के समापन की तरफ आ गए हैं। मैं सभी प्रतिभागियों का दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।